मौलिक अधिकार इसे बहुत गहराई के साथ समझना पड़ेगा, है ना, तब जाके हमारा सवाल बचेगा, नहीं वरना यही कहेंगे सर सवाल कहां से पूछा गया है ना। बहुत गहराई के साथ हम क्लास में ही याद करवा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप दो बात समझेंगे कि सर एक हमारे पास मूल अधिकार है, मूल अधिकार यानी इसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार हो गया, और इस मूल अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। मूल अधिकार को हम किस नाम जानते हैं? मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। और एक हमारा मानव अधिकार है, आपने मानव अधिकार आयोग पढ़ा होगा, एक मानव अधिकार है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो दो शब्द होते हैं हमारे पास, एक होता है नागरिक, जहां हमारे पास नागरिक शब्द का प्रयोग हमने किया है। एक शब्द होता है व्यक्ति, और व्यक्ति शब्द है चाहे वो आप लोगों के भारतीय हो चाहे आपके विदेशी हो, यानी व्यक्ति शब्द आ गया तो वो आप लोगों के सबके लिए है। ये नहीं देखा जाएगा कि वो कहां का है, वो अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, पाकिस्तान का है, ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। देखा यह जाएगा कि यहां हमारे पास व्यक्ति शब्द है ना, तो व्यक्ति है तो मतलब सबको प्राप्त है। अगर हमारे पास नागरिक है तो नागरिक में आप लिख सकते हो बिल्कुल केवल भारतीय। ये ऐसे शब्द आपको आगे आएंगे, इसलिए मैं क्लियर कर दूं। अब केवल भारतीय है तो इसका मतलब ये जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, वो किसी देश के संविधान द्वारा दिए जाते हैं और वो देश की सीमा में बंधे होते हैं, देश की सीमा में बंधे होते हैं, भाई ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक आपके कानूनी मौलिक अधिकार है, वो आप लोगों को किसी संविधान द्वारा दिए जाते हैं, देश के कानून द्वारा आपको दिए जाते हैं, वो वहाँ के देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, वो देश की सीमा में बंधे होते हैं। जबकि मानव अधिकार ये प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वो कहीं का भी हो, ये किसी संविधान या कानून द्वारा नहीं दिए जाते हैं। ये जैसे ही मानव जन्म लेगा और जन्म लेने के साथ ही उन्हें प्राप्त होते हैं। तो मानव अधिकार हम लोग किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकते, वो चाहे हमारा देश का नागरिक हो चाहे विदेशी हो, उसको मान सम्मान देंगे, यानी हमारे उनके मानव अधिकार सुरक्षित है। ये नहीं कि हम आने के बाद यहाँ हमारे कोई यात्रा पे आया है, घूमने आया है, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, या हम किसी देश में जा रहे हैं वहां हम लोगों को दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मानव अधिकार जहां भी हम उपस्थित हैं इस दुनिया में वहां हमको सब जगह मानव अधिकार प्राप्त है। हाँ, मौलिक अधिकार है, वो देश की सीमाओं में बंधे होते हैं, देश के नागरिकों को उनके विकास के लिए, उनमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए उन्हें दिए जाते हैं, उन्हें दिए जाते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। और ये जरूरी नहीं है कि वो आप लोगों के कई मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति शब्द भी लिखा हुआ है, तो जहां व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है बेटा वो आप लोगों के भारत के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। जहां नागरिक शब्द मिलेगा केवल भारतीयों के लिए है। आप एक बार कमेंट करें, क्या ये बात समझ गए आप लोग? क्या मेरी बात को समझ गए? आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या मेरी बात समझ गए? मौलिक अधिकार क्या है और आप लोगों के मानव अधिकार क्या है? सबसे पहले मौलिक अधिकारों की जो सर्वप्रथम घोषणा हुई वो कहां हुई? ब्रिटेन में हुई, और ब्रिटिश सम्राट जॉन के द्वारा एक मौलिक अधिकारों के लिए मैग्ना कार्टा जारी किया गया। क्या किया गया? मैग्ना कार्टा, उस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और हमारे भारतीय जो संविधान है उस संविधान का भाग जो 3 है वो भाग 3 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भाग 3 क्या प्रदान करता है बेटा? मौलिक अधिकार बात करता है। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो आप कहेंगे सर वो भाग कौन सा है? भाग 3 है, उसे हम लोग मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय संविधान क्या कहता है? लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्लियर समझ आया आप लोगों के? मानव अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। और सबसे पहले यहां पे जो अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा जो आप लोगों के दिया गया था वो ब्रिटिश जो सम्राट है उसके द्वारा जारी किया गया। और कब जारी किया गया? 1215 में। ये मैग्ना कार्टा है और हमारा भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 है। भारतीय संविधान का भाग कौन सा बेटा? भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 है। इसे हम लोग यहां मौलिक अधिकारों की बात करता है, और ये मौलिक अधिकारों की बात करने के कारण ये मौलिक अधिकार की बात करता है, और मौलिक अधिकार की बात करने के कारण इसे हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं। यह अधिकार पत्र 1215 में हम कहेंगे कि इंग्लैंड के सम्राट जॉन के द्वारा वहां के नागरिकों को एक मौलिक अधिकारों का आश्वासन दिया गया था, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब क्या हुआ? फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा हुई, और आपको मालूम होगा कि 1789 में फ्रांसीसी शासक लुई 16वें को फांसी पर चढ़ाया था। ठीक है, हमारे अमेरिका का संविधान बना।
अमेरिका के संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। मैंने आपसे 2-3 बातें कही थी, याद कीजिए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम मौलिक अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका में दिए गए हैं, है ना। तो अमेरिका विकसित है आप लोगों के, तो अमेरिका हो गया। यहीं अगर हम लोगों से आगे मूल कर्तव्यों की बात करेंगे, अधिकार सबको चाहिए, लेकिन बता दें आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, तो हम रूठ जाते हैं। यानी ये कहां से प्राप्त किए गए हैं, रूस से प्राप्त किए गए हैं। और फिर मैंने आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व, क्या बेटा, नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व मैंने आपसे क्या कहा था, याद कीजिए आप लोग, कि नीति निर्देशक आयरलैंड से, कहां से, आयरलैंड से। अगर नीति सही होगी हमारे पास तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, नीति सही है तो, नीति सही है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और ध्यान रखें आप लोग, वो क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखें, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, नीति सही होगी तो ही वो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करेंगे, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। याद कीजिए, मैंने आपको पिछला ही बताया, आप लोगों को बताया नहीं बताया, कि आप लोगों के आयरलैंड से 3 बातें ली गई हैं। कितनी बातें ली गई बेटा, आयरलैंड से 3 बातें ली गई है, आयरलैंड से 3 बातें ली गई है। मैंने कहा कि आपकी नीति सही है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो वो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन भी करेगा, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन भी करेगा। तो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति है वो आयरलैंड से ली गई है, और ध्यान रखें आप लोग, राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है वो भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिए गए, बाद में रख लेना, बाद में लूंगा, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए, ठीक है, बात समझे आप लोग। अब देखिए, हमारे पास में मौलिक अधिकार है, अलग है, मानव अधिकार अलग है। मैंने पहले कहा मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। हाँ, जो टॉपिक कभी समझ में नहीं आया वो टॉपिक हमारे समझ में आ रहा है, मस्त रहिए आप लोग, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जुड़े, अपने साथियों को जुड़े, अपने छोटे भाई बहन हैं जो सीईटी पटवार वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फाउंडेशन बैच से जोड़े, है ना। और 25 जुलाई तक आप लोगों के स्पेशल है कि आप परसों तक जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ कोर्स है, उसके साथ में आप लोगों को बुक, ये अवसर नहीं चूकना है। ये मैं डिक्टो ही किताब पढ़ा रहा हूँ, ये जो किताब आप देख पा रहे हो, ना मैंने कोमा जोड़ा है ना मैंने कोमा उठाया है, ये भारत का संविधान है। आप किताब भी मंगवा सकते हैं, है ना, ताकि किताब मेरे साथ लेके बैठे हम लोग, तो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। मेरी मानेंगे, मैं जो कह रहा हूँ उस दिशा की तरफ चलेंगे, उसमें आपका ही हित है बेटा, ये ध्यान रखें। ये किताब आपके पास होगी तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अधिकांश बच्चों ने मंगवा लिए, जो नहीं मंगवाई वो मंगवा लीजिए आप लोग। चले आगे बात करते हैं। आप लोगों के भारत में अब यहां पे हम लोग बात करें मानव अधिकार। मैंने पहले कहा मानव अधिकार है वो किसी कानून द्वारा नहीं दिए जाते हैं, कोई दस्तावेज द्वारा नहीं दिए जाते हैं, वो संविधान द्वारा नहीं दिए जाते हैं, वो किसी देश की सीमा में नहीं बंधे होते हैं। ध्यान रखें, वो अपने आप में मानव होने के नाते, जैसे हमारा जन्म हुआ, जन्म होते ही हमें सूते ही प्राप्त होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। और हमारे पास में जो मान्यता दी गई संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस है, हम कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा भारत में पहली बार हम मूल अधिकारों की मांग कहा की गई। आप लोगों के चाहे मूल अधिकारों की मांग कह दें आप लोग, ये ध्यान कि आप लोग चाहे आप लोगों के मूल अधिकारों की मांग कह दो, मूल अधिकारों की मांग कह दो, मूल अधिकारों की मांग कह दो, प्लस में आप संविधान सभा का सर्वप्रथम सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ वो 1895 के बाल गंगाधर तिलक के साहब के स्वराज्य विधेयक में हुआ। अब देखो, आपको मालूम है आप लोगों को कि यहाँ पे एक संविधान सभा हम लोगों ने कहा था, संविधान सभा की यात्रा हमने शुरू की थी, ठीक वैसे ही आप लोगों को मौलिक अधिकारों की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। जैसे 1895 में बाल गंगाधर तिलक का सुराज्य विधेयक था, उसमें हमें सर्वप्रथम, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना, वो सर्वप्रथम हम लोगों को क्या देखने को मिला, हमें संविधान सभा का सिद्धांत देखने को मिला। फिर 1922 में महात्मा गांधी आए और महात्मा गांधी ने कहा देखो ऐसा है भाई कि भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा, इच्छा के अनुसार बनेगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है कि अपने दिमाग के ताला लगा के रखें। अगर दिमाग दौड़ेगा तो फिर तुम लोग दिन भर घूमते रहना, कभी इस प्लेटफॉर्म पे कभी इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत बड़ी खड़ी हो जाएंगी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर आप लोगों के मूल कर्तव्य आएंगे,
मौलिक अधिकार नहीं आएगा। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, उसे पूरा का पूरा आपका संविधान संशोधन हुआ है, ये ध्यान रखें आप लोग। आप लोग इस तरीके से दिमाग में शैतानी दिमाग है, इसको बंद करना पड़ेगा। आप दौड़िए आगे, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो नहीं समझना, आपको एडवांस में अपना दिमाग दौड़ाना है। दौड़ाइए आप लोग, फिर परीक्षा हॉल में कंफ्यूज होंगे, फिर मुझे आप लोग यही दिखाई देना कि साहब ये हम फिर आगे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता हूं, ये ध्यान रखें आप लोग। मैं एक एक शब्द आपसे कह रहा हूं कि ये करना है तो करना चाहिए आप लोगों को। इसका मतलब आप मेरी बात नहीं मान रहे तो फिर मैंने जो 15 साल जो लगातार मैं ये अध्यापन कार्य करवा रहा हूं, इसका मतलब मेरा कोई मतलब नहीं निकला, मेरा कोई अनुभव नहीं निकला। उससे पहले मैंने खुद ने तैयारी की और तैयारी करके मैं नौकरी लगा, इसका मतलब इस दोनों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। मैं जो कह रहा हूं वो आपको कोई मतलब नहीं उससे। ये तैयारी करके मैं नौकरी लगा, इसका मतलब यहां मुझे अनुभव प्राप्त हुआ। 15 साल से मैं लगातार विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, और आपको पता नहीं कितने सिलेक्शन मैं यहां देता हूं। तो इसका मतलब मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान रखें आप लोग। चलिए ठीक है ना, इस बात को क्लियर समझे आप लोग। और एक चीज मैं सबसे कहना चाहता हूं आप लोगों से, प्रत्येक विद्यार्थी से कहना चाहता हूं, आपको बुरा लगेगा, सुन लीजिए कान खोल के, जिस दिन हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे, बुरा लगेगा मुझे पता है, मैदान छोड़ के भागेंगे तुम लोग ऐसे, तुम्हारे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि तुम मेरी बात को सहन कर जाएं। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं कि ये विशेषकर ध्यान रखें आप लोग कि जिस दिन आप अपने आप में इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सरकार सरकारी कुर्सी दे देगी। यहां बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी चारण साहब। आप जिस दिन इंटेलिजेंट हो जाएंगे ना, जिस दिन इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो अपने आप सरकार आपको खींच के ले जाएगी और कुर्सी दे देगी, दुनिया अपने आप देख लेगी। ये बहुत कड़वे शब्द हैं, ग्रहण कर लीजिए, लाइफ में काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रहण कर लीजिए, काम आएंगे लाइफ में। मेरे ऊपर नशा करना, मेरे ऊपर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अपन लोग आगे, अपने आप दुनिया कह देगी कि साहब ठीक है ये बुला लिया सरकार ने, और फिर तुम यूट्यूब पे दिखाई नहीं देंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ता हूं, माफी चाहता हूं आप शब्दों में। आप लोगों के यहां बात कर रहा हूं 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 में महात्मा गांधी। आपसे उम्मीद रखता हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आता हूं मैं, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बेहतर मुझे रिजल्ट दें और अच्छा आप लोग पढ़ें। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, है ना, क्योंकि मेरा चाल अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, तो मेरे सिद्धांत भी अलग है, मेरे शब्द भी आपको चुभेंगे। इस बात को उम्मीद मत रखना कि सर के प्यार भरे शब्द आएंगे, बिल्कुल किसी भी क्लास मेरे प्यार भरे शब्द नहीं आते हैं। चलिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक साहब 1922 से महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, महात्मा गांधी ने कहा। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू, 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फिर हम लोग बात करेंगे औपचारिक रूप से, आपको पढ़ाया था मैंने आप लोगों को 1934 में M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय, M.N. राय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। कांग्रेस ने बात की आप लोगों का ना, ठीक है, हाँ कांग्रेस ने बात की, वो कब की, 1935 में। कब की, 1935 में। 1935 में संविधान सभा की कांग्रेस ने बात की, अंग्रेजों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन संविधान सभा की बात को 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है, उस अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया अस्पष्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना। और आपके 1946 में व्यवहारिक रूप दिया गया, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, कैबिनेट मिशन के आधार पर। तो इसी तरीके से आपको मौलिक अधिकारों की यात्रा पढ़नी है, जैसे संविधान सभा की यात्रा पढ़ी। तो आपके सबसे पहले कहेंगे कि मौलिक अधिकारों की मांग है वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के वहां से शुरू हुई, और उसके बाद में 1928 का समय आएगा तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में, ध्यान रखें आप लोग, मोतीलाल नेहरू, याद होगा आप लोगों को, एक सचिव हुआ था ब्रिगेड, ब्रिगेड ने चुनौती दी थी, आपको याद होगा, कि भारतीय लोग हैं संविधान नहीं बना सकते। फिर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नेहरू समिति गठन हुआ था और उन्होंने संविधान का ब्लू प्रिंट तैयार किया था। उस नेहरू रिपोर्ट को हम संविधान का ब्लू प्रिंट कहते हैं, याद कीजिए आप लोग, वो नेहरू रिपोर्ट है 1928 वाली, याद होता आप लोगों को। आगे चलते हैं, इसके बाद में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव कब कब तैयार किए गए। देखिए
कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927। ये मद्रास अधिवेशन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य जोड़ना चाहूंगा आप लोगों से, बहुत अच्छा फैक्ट, मजा आ जाएगा आप लोगों को, कि कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, आपको मालूम है कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन है, इसका गठन बिल्कुल नवंबर 1927 में हो गया है। हालांकि भारत पहुंचा ये फरवरी 1928 पहुंचा। 1928 से भारत पहुंचने की तिथि है, तो भारत पहुंचा वो फरवरी में पहुंचा, गठन नवंबर 1927 में हुआ और दिसंबर में आप लोगों का अधिवेशन हुआ करता था। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन का हमने विरोध किया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। कब किया? पहुंचने के बाद। आपसे कहेगा कांग्रेस ने इसका विरोध कौन से अधिवेशन में किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह अधिवेशन एमएन अंसारी की अध्यक्षता में हुआ। एमएन अंसारी साहब की अध्यक्षता में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव पारित किया, वो प्रस्ताव 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में और कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किया। उससे भी आप लोगों का टॉप लेवल का जो सवाल बनेगा, है ना? हाँ ठीक है, बन जाएगी। अब इससे भी टॉप लेवल का बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है कि आप इससे भी टॉप लेवल का जो सवाल बनेगा, वो सवाल आपका ये बनेगा कि साइमन कमीशन के गठन का विरोध, गठन का विरोध, गठन का गठन का विरोध करेंगे। वो कौन करेगा? कहां किया? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में किया था, क्योंकि दिसंबर में अधिवेशन होगा, नवंबर में गठन हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। फिर आपके कांग्रेस के कराची अधिवेशन, तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन में? हम कहेंगे सर 1925 के 1927 के मद्रास अधिवेशन और 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी जिक्र किया। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी जी गए थे, तो महात्मा गांधी जी ने, ध्यान रखें, यहां चर्चा की, और 1935 के अधिनियम में शामिल नहीं किया। 1935 के अधिनियम में शामिल किया, लेकिन क्या किया? निर्देशों का उपकरण, निर्देशों का उपकरण को शामिल किया गया, जो बाद में जाके हमारा नीति निर्देशक तत्व कहलाएंगे, नीति निर्देशक तत्व कहलाएंगे। इतनी मांग करने के बाद भी मौलिक अधिकारों को 1935 के अधिनियम में शामिल नहीं किया गया। क्या यात्रा है, जरा एक बार फिर दोहराएंगे आप लोग। मौलिक अधिकारों की यात्रा आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, उनके स्वराज्य विधेयक से यात्रा प्रारंभ हुई कि नहीं हुई? फिर आप लोगों के 1928 वाला जो नेहरू रिपोर्ट है, उसमें मौलिक अधिकारों की बात हुई। कांग्रेस के 2 अधिवेशन, एक अधिवेशन 1927 वाला जो कि कहां हुआ? मद्रास में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1931 वाला कहां हुआ? लाहौर में हुआ। इसके अलावा एनी बेसेंट ने 1925 में जो कॉमन आप लोगों के वेल्थ ऑफ इंडिया बिल में बात की। 1931 को द्वितीय सम्मेलन हुआ, द्वितीय सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी जी गए थे, वहां भी मौलिक अधिकारों की बात की। उसके बावजूद भी यहाँ पे इसके बावजूद भी मौलिक अधिकारों को 1935 के अधिनियम में शामिल नहीं किया। अपने आप में बहुत खूबसूरत पॉइंट है ये, ठीक है। अब हम क्या हुआ? हमारा संविधान निर्माण होगा। संविधान निर्माण होगा तो हमारे पास 2 समितियां बनेंगी। कितनी समितियां बनेंगी? 2 समितियां। एक तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार समिति है, और यहां पे क्या है? मौलिक अधिकार पर परामर्श उप समिति है। तो एक तो समिति है, एक उप समिति है। समिति की बात करेंगे हम लोग, समिति की बात करेंगे तो ध्यान रखना आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उप समिति की बात करेंगे जेबी कृपलानी साहब। अच्छे पर्सन हैं। हम अंतिम चरण में आ रहे हैं, मौलिक अधिकारों को संविधान में मान्यता दे रहे हैं। मौलिक अधिकारों पर 2 समिति गठन हुआ। एक तो आपकी समिति बनेगी, और उस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस समिति के उपाध्यक्ष हैं वो जेबी कृपलानी साहब थे। संविधान लागू हुआ। भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। लेकिन एक मौलिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 31 में प्लस 19(च) में, और वो था संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति का जो अधिकार है, उस संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा के एक अनुच्छेद 300(क) में शामिल
कर लिया गया विधिक अधिकार के रूप में। आगे इस पर मैं चर्चा करूंगा। क्या मेरी बात समझ गए? और भारत के मूल अधिकार अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं, है ना। कर्तव्य की बात करेंगे, हम रूठ जाते हैं। अधिकार चाहिए हमें कर्तव्य नहीं चाहिए। अगर आपने कर्तव्य की बात की गुरुजी, हम छोड़ के चले जाएंगे, क्लास लाइक नहीं करनी हमको। हमारा कर्तव्य की बात मत करो, हमारे अधिकार की बात करो। कर्तव्य की बात करेंगे हम रूस जाएंगे। तो मौलिक अधिकार कहाँ के हैं? आप लोगों के अमेरिका के, और कर्तव्य कहाँ के हैं? रूस के। अब आप लोग कहेंगे संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? देखो, दो बातें हैं कि आप लोगों के कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य, जीवन जीने के लिए अनिवार्य होने के कारण उसकी एक उन्नति चाहिए उसकी, और सरकार गठन करना जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के हित में अभिवृद्धि करना है। तो दो उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछा जाए आप लोगों को कि संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किए जाने के क्या उद्देश्य हैं, आप कहेंगे व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होने के लिए उनको सर्वव्यापी उन्नति करना होता है। इसके बाद में ऐसी सरकार गठन करना जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के हितों में अभिवृद्धि करना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी तो हमारा मौलिक अधिकार शुरू ही नहीं हुए, अभी तो हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं एक चीज पे। यही बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है हमारे पास। इनके द्वारा सरकार की शक्तियों को सीमित किया गया है और व्यक्तियों की स्वतंत्रता है अपने नागरिकों की, उनको वो किया गया। अब देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग कि एक मैंने पहले भी आपसे किया, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य। बताओ, चर्चा की नहीं की मैंने आप लोगों से? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, ध्यान रखें आप लोग। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, ये आप लोगों के एक 1973 का ये वाद है। तो 1973 का ये वाद है, तो इसमें बहुत सी बातें कही गई। आपको मालूम होगा कि ये निर्णय जो आया वो आपके नानी पालकीवाल साहब, मैंने पहले भी चर्चा की है। केशवानंद भारती आपके केरल के एक मठाधीश थे, हजारों बीघा जमीन थी। केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार कानूनों के तहत इनकी जमीन ले ली गई, ठीक है। ये माननीय कोर्ट में पहुंचे और संविधान पीठ का गठन किया गया। तो अब तक की दुनिया की मतलब अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ, 13 न्यायाधीश थे। नानी पालकीवाल साहब, पढ़ा होगा आपने, प्रस्तावना में पढ़ा है। तो नानी पालकीवाल साहब इनके वकील हुआ करते थे। हालांकि ये एक मत से हार गए, निर्णय 7-6 से आया, 7 सरकार के पक्ष में और 6 इनके पक्ष में आया था। तो ये मील का पत्थर कहलाता है। तो ध्यान रखें, मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई थी, याद कीजिए। एक तो हमारे पंथ निरपेक्ष, मैंने पंथ निरपेक्ष पे आप लोगों से 2 बातें की थी, याद कीजिए, ऐसे सवाल बनेंगे। एक तो मैंने कहा था आप लोगों को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और दूसरा कहा था मैंने एसआर बम्बई बनाम कर्नाटक राज्य, बनाम कर्नाटक। कि पंथ निरपेक्ष शब्द को आधारभूत यानी संविधान का मूलभूत ढांचा, 8:15 बजे होती है बेटा क्लास रेगुलर, 8:15 बजे ये, और 9:15 बजे राजस्थान सामान्य ज्ञान की रात्रि को, ठीक है। तो आप लोगों के पंथ निरपेक्ष शब्द को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। किसमें घोषित किया गया है? तो आप लोग कहेंगे एक तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और एक एसआर बम्बई बनाम कर्नाटक राज्य। दोनों मामलों में इन्हें क्या किया गया? घोषित किया गया। अब देखिए, अनुच्छेद 368, यानी आपको मालूम होगा कि संसद है क्या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है? हाँ, संसद है, वो विधि द्वारा मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं कर सकती। विधि द्वारा, ध्यान रखना, विधि शब्द अलग है। विधि बनाने के लिए हमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये विधि शब्द अलग है। और हमारे पास संविधान संशोधन अलग है, संविधान संशोधन अलग है, विधि शब्द अलग है और संविधान संशोधन अलग है। ये अनुच्छेद 368 में किया जाता है और दक्षिण अफ्रीका से ये प्रावधान लिया गया था। क्या कहेंगे? मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कोई कमी कर सकती है? नहीं कर सकती। विधि बनाकर कोई कमी नहीं कर सकती। क्या कहा मैंने? विधि बनाकर कोई कमी नहीं कर सकती, लेकिन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत वो इनमें संशोधन कर सकती है। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में निर्णय दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्या मौलिक अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग सकते हैं, या कौन से निर्णय में माननीय न्यायपालिका ने कहा कि मौलिक अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं त्याग सकते? तो ध्यान रखें आप लोग,
के कोची बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। रट लीजिए एक एक को। मैं फिर कह रहा हूं ये वादों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग मात खा जाएंगे। ये पूरा निचोड़ है आप लोगों के पॉलिटी का, इससे अलावा बचता नहीं है पॉलिटी में कुछ भी आप लोगों के। भारत का कोई नागरिक है वो मौलिक अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग कर सकता है? बिल्कुल सर, त्याग नहीं कर सकता है। कौन से मामले में आया? के कोचिन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में निर्णय आया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख 3 में है और मैंने बताया आपको 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा वहां के नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी दी गई, उनके लिए अधिकार पत्र जारी किए जिसे मेग्ना कार्टा कहते हैं। इस कारण से भारतीय संविधान के भाग 3 को हम मेग्ना कार्टा कहते हैं। मेग्ना कार्टा अधिकार पत्र वो दस्तावेज था, सर्वप्रथम 1215 में इंग्लैंड में मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। लेकिन हमने जो मौलिक अधिकार आप लोगों के ग्रहण किए वो ध्यान रखें आप लोग, कॉमनवेल्थ राइट्स जो आप लोगों का है कहां से? अमेरिका का, वहां से लिए गए। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13। आपको मालूम है कि मौलिक अधिकार जो पढ़ते हैं वो आप लोगों के अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। भाग 3 में हम लोग बार बार राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे। आखिरकार राज्य शब्द क्या है? तो हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो अनुच्छेद हम लोग 36 पढ़ेंगे और अनुच्छेद 36 में पहले ये लिखा आएगा कि राज्य की परिभाषा, राज्य वो होंगे जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है। यानी नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और भाग 3 दोनों में राज्य क्या आएगा इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 में। राज्य शब्द में क्या क्या आते हैं, राज्य शब्द की परिभाषा क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा क्या है ना? हाँ नहीं बेटा, मैं जो आपके करवाऊंगा वो मेरा सब्जेक्ट होता है राजस्थान सामान्य ज्ञान, इंडिया पॉलिटी। उसके अलावा सब टीचर अलग हैं, सब टीचर अलग हैं। ईओआरओ के लिए जो है वो बैच कंप्लीट में ही करवाऊंगा, क्योंकि संविधान और नगर पालिका एक्ट मैं आप लोगों को अच्छा दे सकता हूं, मुझे विश्वास है। तो ईओआरओ है वो कंप्लीट मैं करवाऊंगा आप लोगों को, है ना। बाकी सभी बैचों में आपको इंडिया पॉलिटी और आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान है वो मेरा होगा। बाकी सब और टीचर अच्छे लेवल के टीचर होंगे, ऐसे नहीं है यहाँ पे। चलिए बेटा, समझ गए? तो मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों के भाग 3, क्या कहा मैंने? भाग 3 में राज्य शब्द का हम बार बार प्रयोग करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे। तो वो जो आपके राज्य शब्द है, क्या है? राज्य शब्द है। राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और नीति निर्देशक तत्व में भी राज्य शब्द आएगा और वह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है कि राज्य शब्द की परिभाषा वही होगी जो कि आप लोगों के अनुच्छेद है वो आप लोगों के 12 में उल्लेखित है। आ जाइए, अब राज्य शब्द की परिभाषा में क्या क्या आते हैं देखो। सबसे पहले ध्यान रखें आप लोग, 3 बातें तो आपको मालूम होनी चाहिए। केंद्र की सरकार, अब केंद्र सरकार है उसमें क्या आएगी? आपकी संसद आएगी। राज्य सरकार है, राज्य सरकार में क्या आएगा? विधानमंडल और उसके द्वारा स्थापित संस्थाएं। पहले तो तीनों शब्दों को ऐसे ऐसे याद करेंगे आप लोग, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे याद करें कि सर राज्य के गुरुजी सबसे बड़ी तो संघ सरकार है और संघ सरकार में तो संसद है गुरुजी, उसके बाद पावर राज्य सरकार है और राज्य सरकार में तो विधानमंडल है। अब संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। राज्य सरकार, संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं। 3 बातें याद हो गई, है ना। अब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या किसी भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी जो स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं, है ना, स्थानीय अन्य प्राधिकारी हैं, यह स्थानीय निकाय हैं। स्थानीय निकाय का मतलब आप लोगों के पंचायत, है ना, आपके नगर पालिकाएं, ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। हाँ चलिए अपन लोग, हाँ अरे भाई खाना हमें भी खिला दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम खाना खाते हो, तुम खाना खा लेते हो, तुम चाय पी लेते हो यार, हमें भी खिला दिया करो यार भाई, ऐसे क्यों करते हो यार, है ना। मैं बुरा तो आपको मानता हूँ, बहुत बुरा लगता हूँ, बहुत बुरा लगता हूँ, मुझे मालूम है इस चीज़ का कि आप मुझे पसंद नहीं करते, पता है मुझे, इसलिए क्लास को लाइक भी नहीं करते आप लोग, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप मेरे पास पढ़ रहे हो, यही है, सत्य है ना। क्यों भाई, ये सत्य है ना कि आप लोगों के क्लास मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए क्लास लाइक नहीं करते, इसलिए शेयर नहीं करते, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको पढ़ना है। कहते हैं बोला था, दूध देने वाली भैंस की 2 लात भी खानी पड़ती है ना। तो मुझे पता है कि तुम लोग मेरे से नाराज हो, है ना, लेकिन मैं जानबूझ के नाराज करता हूं तुम लोगों को, क्योंकि तुम एक अनुशासित और मर्यादित बने रहे, आपका ध्यान केंद्रित रहे, और मुझे जैसा विद्यार्थी चाहिए वो मेरे विद्यार्थी मिल जाए। डांट खाने वाला विद्यार्थी सहन नहीं होगी, वो छोड़ जाएगा गाली निकाल के, मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 10 आएंगे, 10 में से 9 जाएंगे,
एक बचेगा, लेकिन एक बचेगा वो मुझे सिलेक्शन दे के जाएगा, इस बात ध्यान रखना। और इतने ही सिलेक्शन मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 10 में एक मेरे पास रुक जाए और ठीक है, और फिर सिलेक्शन दे जाए तो मजा आ जाएगा मुझे, बस फालतू का नहीं रखना मुझे। पांचों पॉइंट याद हो गए। भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार एवं संसद, पॉइंट नंबर 1। राज्य सरकार या विधान मंडल, पॉइंट नंबर 2। राज्य सरकार या संघ सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं, पॉइंट नंबर 3। भारत के किसी भी राज्य से क्षेत्र के अंदर अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4। और नंबर 5 है स्थानीय निकाय। पांचों को पांच है, ये शब्द है आप लोगों के राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जहां जहां मैं राज्य शब्द लूंगा आप समझ लेना, यह सीधा पूछेगा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्न में से कौन राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। अब सवाल आता है सर प्राधिकारी कौन है? भाई स्थानीय प्राधिकारी बोल तो दिया आप लोगों ने, लेकिन प्राधिकारी से तात्पर्य क्या है आप लोगों का सर? हाँ ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तात्पर्य है हमें ऐसा व्यक्ति या निकाय जिसे विधि उपविधि आदेश या अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्राप्त हो, उसे हम लोग प्राधिकारी कहते हैं। और स्थानीय प्राधिकारी जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, सेटलमेंट बोर्ड आदि हैं, उन्हें स्थानीय प्राधिकारी कहेंगे। तो प्राधिकारी का मतलब क्या हुआ? प्राधिकारी का मतलब क्या हुआ? हाँ ठीक है। तो आप लोगों के प्राधिकारी का मतलब क्या है कि वो जिसे चाहे व्यक्ति हो चाहे निकाय हो, जिसे विधि उपविधि आदेश या अधिसूचना जारी करने की बनाने की शक्ति प्राप्त हो, उसे हम लोग प्राधिकारी कहते हैं। अब हमारे पास बहुत से वाद हैं। उन वादों के अंतर्गत आप लोगों के विभिन्न निर्णयों में स्थानीय अन्य प्राधिकारी में कौन कौन को माना है, जरा देखिए। हमारे पास मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मैसूर पेपर मिल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन 2002 के निर्णय में क्या आया, जरा देखिए आप लोग। विश्वविद्यालय है वो हमारे स्थानीय अन्य प्राधिकारी, यानी पॉइंट नंबर 4 और 5 हमने पढ़ा। व्यक्ति राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, भाई आदेश जारी कर सकते हैं ना। आप लोगों के भारतीय जीवन बीमा निगम, संघ लोक सेवा आयोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारत संचार निगम लिमिटेड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, खाद्य निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इत्यादि, ये आप लोगों के किसके अंतर्गत आते हैं? ये राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। राज्य के विश्वविद्यालय राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। विधिक व्यक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश आएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम, संघ लोक सेवा आयोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारत संचार निगम लिमिटेड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, खाद्य निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब कह रहे हैं कि निम्न राज्य की श्रेणी में नहीं आता है वक्फ बोर्ड, इनको रट लो। वक्फ बोर्ड कहीं आप एनसीईआरटी कर दें, एनसीईआरटी राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आती है। न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश तो आए हैं लेकिन न्यायालय नहीं आया है इत्यादि राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। क्या मेरी बात को समझे? वक्फ बोर्ड, एनसीईआरटी, ये ध्यान रखें आप लोग। अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 में हमारे पास में 4 धाराएं हैं, जरा सुनिए, बहुत मजा आएगा। अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 में हमारे पास में 4 धाराएं हैं। कैसे याद करेंगे 4 धारा को, जरा सुनिए। हमारे पास धारा फर्स्ट ये रही, हम कहेंगे 13(1), हमने कहा धारा सेकंड तो हमने कहा 13(2), हमने कहा धारा 13(3), हमने कहा धारा 13(4). बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझिए आप लोग। 13(4) जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, वो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद 13 है। आधार है, हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन है, उस पुनरावलोकन का जो आधार है वो अनुच्छेद 13 है। हालांकि यहां ऐसा नहीं लिखा हुआ है। न्यायिक समीक्षा का जो आधार है, न्यायिक समीक्षा, नमस्ते भाई सभी को, न्यायिक समीक्षा का जो आधार है, न्यायिक समीक्षा का जो आधार है, वो न्यायिक समीक्षा का आधार अनुच्छेद आप लोगों के 13 है। ठीक है, आप जरा सुनिए, बहुत मजा आएगा। कैसे पढ़ना चाहिए संविधान को वो आपको मैं सिखा रहा हूं, जरा देखिए।
हमारे पास ये संविधान है और संविधान लागू होने की तिथि है। संविधान लागू होने की तिथि, संविधान लागू होने की तिथि है, संविधान लागू होने की तिथि है। और संविधान लागू हुआ हमारे पास 26 जनवरी 1950 को। ऐसा अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है, यानी संविधान लागू होने की तिथि है वो अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है कि ये जो अनुच्छेद है वो आज लागू हो रहे हैं, और एक अनुच्छेद खुद 394 यानी 16 अनुच्छेद आज, बाकी का शेष संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू होना। लागू होने की तिथि अनुच्छेद 394 में। ये कह रहे हैं संविधान लागू होने से पहले की विधि, संविधान लागू होने की से पहले की विधि, यानी कोई विधि है जो संविधान लागू होने से पहले बनी, और एक संविधान लागू होने के बाद की विधि, लागू होने के बाद की विधि, लागू होने के बाद की विधि, लागू होने की बाद की विधि। दो विधि होगी। क्या मेरी बात समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। एक तो संविधान लागू होने से पहले की विधि और एक संविधान लागू होने के बाद की विधि। कोई बिल्कुल इजी भाषा में समझा रहा हूं आप लोगों को। अब संविधान लागू होने से पहले की विधि, संविधान लागू होने के बाद की विधि। ये विधि अगर हमारा संविधान से असंगत है, संविधान से असंगत है, मेल नहीं खाती है, तो ये विधि क्या हो जाएंगी? शून्य है। धारा 13(1) कह रही है कि संविधान लागू होने से पहले की विधि वो संविधान के मुताबिक सही नहीं है, संविधान से मेल नहीं खा रही, वो विधि शून्य होगी। अनुच्छेद 13(1). जो विधि संविधान लागू होने के बाद में बनी और वो संविधान से मेल नहीं खा रही, वो विधि शून्य होगी। 13(2). 13(3) कह रहा है विधि शब्द की परिभाषा, विधि शब्द की परिभाषा क्या है? ये 13(3) में है। ये 13(4) है, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसे जोड़ा गया, यानी मूल में नहीं थी। ये कह रहा है कि अगर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया अपनाकर अगर कोई संशोधन किया गया है, तो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है, विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है, विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत कोई संशोधन किया गया है तो वो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। क्या मेरी बात समझ गए? चारों आप लोगों के आर्टिकल क्लियर? लागू होने के पहले की विधि संविधान से मेल नहीं खा रही तो वो विधि क्या होगी? शून्य होगी। लागू होने के बाद की विधि वो संविधान से मेल नहीं खा रही तो वो विधि भी शून्य होगी। विधि शब्द की परिभाषा क्या है? 13(3) में, और धारा 4 मूल में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। और ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पे आप लोगों के 24वां संविधान संशोधन 1971। बेटा आप लोग जब इतनी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका हूं कि आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी लेनी है तो 94 688 यहां आप लोग हेल्पलाइन में संपर्क क्यों नहीं करते? यूआरओ का पेपर यही होता है, फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर होता है उसमें नगर पालिका एक्ट आता है 40 नंबर का, योजनाएं आती हैं कुछ, बाकी 80 नंबर का राजस्थान जी के भारत का संविधान होता है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हुआ बेटा? अब कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट आगे। मेरी बात समझ गए आप लोग? क्या मेरी बात समझ गए क्या? और बताओ कैसे हैं आप लोग सब?